Hello everyone, welcome to my channel TechLearn. So today we will discuss about what is the relational model concept. हमें पहले से पता है कि रिलेशनल मॉडल होता क्या है। रिलेशनल मॉडल मतलब वो मॉडल जो टैबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि जो आपका रिलेशनल मॉडल है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये आपके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में। ठीक है, तो एट्रीब्यूट अगर हम इन RDBMS के टर्म में बात करें कि एट्रीब्यूट क्या होता है, तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आपके एक टेबल में कितने कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट। जैसे हम एक स्टूडेंट डेटाबेस की बात करें तो स्टूडेंट डेटाबेस में आपका स्टूडेंट का नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, वो क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो उनको हम क्या दिखाएंगे, एक एक कॉलम में। ठीक है, तो सिंगल हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, यहाँ पे लिखा हमने नेम, यहाँ पे लिखा हमने कॉलेज ID, तो ये क्या हो गए, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, so basically each column in a table attribute are the properties which define a relation। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल। टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं इन RDBMS। सो रिलेशन आर सेव्ड इन अ टेबल फॉर्मेट, इट इज स्टोर्ड अलोंग विद इट्स एंटिटी। टेबल के पास दो प्रॉपर्टी होती है, दो, एक तो रो होता है, एक कॉलम होता है। तो आपके पास अगर हम एक टेबल की बात करें तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी रो और ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, तो रो जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। तो ये क्या हो गया आपका रिकॉर्ड। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये क्या है आपका एट्रीब्यूट। फिर थर्ड टर्मिनोलॉजी है टपल। सो टपल क्या होते हैं, इट इज नथिंग बट अ सिंगल रो ऑफ अ टेबल। जो सिंगल रो ऑफ अ टेबल होती है उसको हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं, जो आपका सिंगल रिकॉर्ड कंटेन करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी, जिसको हम क्या कहते हैं, टपल्स कहते हैं। ठीक है, रिलेशन स्कीमा क्या होते हैं, a relation schema represent the name of the relation with its attribute। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री। सो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट विच इन द रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन। ठीक है, कॉर्डिनैलिटी की बात करें तो सो टोटल नंबर ऑफ रो जो आपके प्रेजेंट होते हैं टेबल में उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डिनैलिटी। ठीक है, कॉलम क्या होते हैं, कॉलम रिप्रेजेंट सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। ठीक है, रिलेशन इंस्टेंस क्या होता है, रिलेशन इंस्टेंस इज अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल इन द RDBMS। रिलेशन इंस्टेंसेस नेवर हैड डुप्लीकेट टपल्स। ठीक है, इंस्टेंसेस हम देख चुके हैं। रिलेशन के क्या होते हैं, if every row has one or two multiple attribute, two or more multiple attribute, which is called a relation key। एट्रीब्यूट डोमेन क्या होता है, एट्रीब्यूट, एवरी एट्रीब्यूट हैज सम प्री डिफाइंड वैल्यूज एंड स्कोप, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट डोमेन। ठीक है, हर एक कॉलम की बात करें तो उसका क्या होता है, एक स्पेसिफाइड प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। जैसे कि हम बात करें कि अगर हमारा एक कॉलम है नेम, अब इसमें हम कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, कैरेक्टर टाइप की, तो क्या हो गया, ये डिफाइन हो गया पहले से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि आप एक टेबल की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, जो हमने अभी ऊपर देखा। ये क्या हो गया आपका, इसको हम कहते हैं कॉलम या फिर एट्रीब्यूट। ये क्या हो गया, इसको हम या तो कॉलम कहते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, डिग्री। ठीक है, उसको हम कहते हैं टपल और रो। टोटल नंबर ऑफ रो क्या होती है, कॉर्डिनैलिटी होती है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो आपके पास 1 2 3 कॉलम्स है, तो डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू डिग्री, और फिर टोटल नंबर ऑफ टपल और रो इज इक्वल टू कॉर्डिनैलिटी। तो अब कितने हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी 3 ही रोज भी है, 3 टपल हो गई, या फिर इसकी कॉर्डिनैलिटी होगी 3। ठीक है, प्राइमरी की
क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्राइमरी की, ये क्या हो गया, जैसे हम डोमेन है, ठीक है, कस्टमर नेम। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला कॉलम आपका नॉट नल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी गोल्स की। अगर हम बात करें तो आपके पास रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होता है रिफर टू कंडीशन विच मस्ट बी रिप्रेजेंट फॉर अ वैलिड रिलेशन, ठीक है। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, बेसिकली कंडीशन होती है जो क्या होता है, जो कि प्रेजेंट होना चाहिए फॉर अ वैलिड रिलेशन। अगर हम एक रिलेशन मतलब टेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बेसिकली रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वो होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम क्या करते हैं टेबल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द रूल्स इन द मिनी वर्ल्ड दैट इज द डेटा रिप्रेजेंट्स। डेटाबेस आपका जो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। These are many types of integrity constraint, ठीक है, बहुत टाइप के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं। एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें, इनको मेनली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डोमेन, दूसरा की और तीसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। फर्स्ट क्या है आपका डोमेन कंस्ट्रेंट है, सेकेंड क्या है आपका की कंस्ट्रेंट है, थर्ड क्या है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। 3 तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं। फर्स्ट हम डोमेन पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, दूसरा हम की के थ्रू कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होता है, लिमिटेशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या है, एक तरह की लिमिटेशन है जो हम क्या करते हैं अपने टेबल्स पे अप्लाई करते हैं। तो किस किस तरह की लिमिटेशन हम अपने डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द डोमेन, डोमेन कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने ये इसकी बात करी थी, ठीक है। ये डोमेन है तो इस पे हम कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया कि प्राइमरी की बना दिया, तो ये क्या हो गया की कंस्ट्रेंट हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया कि डोमेन आपका पर्टिकुलर ये वाला कॉलम क्या होना चाहिए नॉट नल, तो ये क्या हो गया डोमेन कंस्ट्रेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जब आप फॉरेन की डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब डोमेन कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं। सो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है, डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी violated if an attribute value is not appearing in the corresponding domain or it is not the appropriate data type. So डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेटेड हो सकता है, कब हो सकता है। अच्छा, डोमेन बेसिकली डोमेन कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपने क्या किया, एक सिंगल कॉलम पे, किसी एक सिंगल कॉलम पे आपने कोई रूल एनफोर्स किया है कि लेट्स सपोज हमने बोला कि ये वाला पर्टिकुलर कॉलम नॉट नल होना चाहिए, तो ये क्या बेसिकली एक कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर टेबल पे, पर्टिकुलर कॉलम पे, ठीक है। तो वो वॉयलेट हो सकता है, कब हो सकता है, जब आपकी जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू है इज नॉट अपियरिंग इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन, ठीक है। जो हमने अप्लाई किया है फोर्स, हमने जो भी कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, एनफोर्स किया है, कंस्ट्रेंट को अप्लाई किया है, वो बेसिकली वो उस डोमेन कंस्ट्रेंट को हम कब वायलेट कर सकते हैं, तब कर सकते हैं कि जब वैल्यू जो अपीयर हो रही है वो करस्पॉन्डिंग डोमेन कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं है, और या फिर ये कोई अप्रोप्रिएट डेटा टाइप नहीं है। सो डोमेन constraint specify that within each tuple and the value of each attribute must be unique. This is specified as data type which includes standard data types integer, real number, character, boolean, variable length etc. तो बेसिकली जो वेरिएबल डेटा टाइप्स होते हैं या फिर जो आपके जो डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड डेटा टाइप होते हैं, उस पर हम क्या करते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं। की कंस्ट्रेंट क्या होता है, an attribute that can uniquely identify a tuple in a relation is called a key in the table। तो बेसिकली की का काम क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए उस पर्टिकुलर रिलेशन के टपल्स को, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट फॉर डिफरेंट टपल इन द रिलेशन हैज टू बी यूनिक। अब हम बात कर रहे हैं टपल, हमें पता है रोज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हम क्या करते हैं, हम
की कंस्ट्रेंट क्यों अप्लाई करते हैं? बेसिकली हम क्या करें, हर एक टपल को हम क्या करें, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा, हर एक टपल के लिए क्या होगी, जो आपकी वैल्यू है एट्रीब्यूट की वो क्या होगी, यूनिक होगी। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा तो 1 के अगेंस्ट हमारे पास डेटा है, कुछ ID 1 है, उसके अगेंस्ट कुछ डेटा है, तो ये क्या होगा, एक टपल होगा। तो ये दूसरा है, दूसरे के अगेंस्ट डेटा है, एक ये थर्ड ID है, उसके अगेंस्ट डेटा है। तो हर क्या हुआ, हर एक टपल में क्या है, वो वैल्यू क्या है, यूनिक है, वो कहीं भी डुप्लीकेट नहीं हो रही। दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की हम बात करें तो हम बात करें फॉरेन कीज की। ठीक है, रेफरेंस फॉरेन कीज ही देते हैं। फॉरेन की बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की, दूसरे टेबल में वो किसकी तरह वर्क करती है, एज अ फॉरेन की वर्क करती है। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज द बेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन कीज। तो बेसिकली जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है वो किस पे बेस्ड होते हैं, आपके फॉरेन कीज पे। सो अ फॉरेन की इज एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन which should be referred in other relationships. So basically ये क्या है आपका, ये वाला आपका यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया यहाँ पे, फॉरेन की। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट हैपेंस वेयर रिलेशन refers to a key attribute of a different or same relation. ठीक है, however that key element must exist in the table. तो आपका क्या होता है कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपने यहाँ पे 1 इंसर्ट किया हुआ है और यहाँ पे क्या है, 1 के अगेंस्ट आपके पास दो वैल्यूज है, सेम कस्टमर आईडी है, दो दो वैल्यूज है। इन द एग्जाम्पल वी हैव टू रिलेशन, दो रिलेशन है हमारे पास, फर्स्ट दिस वन एंड सेकेंड दिस वन। फर्स्ट आपका कस्टमर है, दूसरा बिलिंग, दो टेबल है, टेबल कॉल्ड रिलेशन। दो आपके पास दो रिलेशन है, कस्टमर और बिलिंग। टपल फॉर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1 is referred twice in the relationship billing. तो हमारे पास क्या है, हमने दो बार रेफर किया है। ठीक है, फर्स्ट सेम कस्टमर आईडी में हमने बोला कि भाई फर्स्ट वाले कस्टमर आईडी जो है यहाँ पे गूगल कस्टमर का नाम है, स्टेटस क्या है, एक्टिव। इनवॉइस क्या है आपके पास, 1 2 3 इनवॉइस नंबर है। कस्टमर आईडी क्या है, 1 1 और उसके अगेंस्ट क्या है, अमाउंट है। तो आपके पास क्या है, वही सेम। So we know customer name is equal to Google has billing amount total. तो total billing amount उसके पास कितना हुआ, $100 and $200, that is equal to $300. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल एंड रिलेशनल मॉडल। हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं पहले, DDL, DML, DCL कमांड्स में। बेसिकली आपके पास अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो आपके पास क्या होता है, एक होता है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या मॉडिफाई बोलते, ठीक है, तो बेसिक और सेलेक्ट। ठीक है, तो 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। इंसर्ट मतलब डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट मतलब क्या होना, मॉडिफाई या चेंजेस करना, डिलीट मतलब डिलीट करना और सेलेक्ट मतलब डेटा को फेच करना। 4 आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं रिलेशनल मॉडल। कुछ रूल दिए थे EF Cord ने regarding relational data model. First is called foundation rule. फाउंडेशन रूल क्या कहता है कि कोई भी डेटाबेस अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है या कहलाएगा या वो क्लेम करता है कि वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उस सिस्टम को डेटाबेस को मैनेज करेगा वो यूजिंग और इंटायरली थ्रू रिलेशनल कैपेबिलिटी। जो आपकी रिलेशनल कैपेबिलिटीज होंगी जो आपकी, उसके थ्रू ही वो क्या करेगा, डेटा को मैनेज करेगा। दैट्स कॉल्ड फाउंडेशन रूल। सेकंड वन इज द इंफॉर्मेशन रूल। इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटाबेस स्टोर्ड है इन रिलेशनल मॉडल, तो आपकी जितनी भी आपका रिलेशन है उसके पर हर सेल में, टेबल के हर सेल में वैल्यूज को होनी ही चाहिए। थर्ड वन इज द गारंटीड एक्सेस रूल। तो बेसिकली क्या है कि आपका डेटा एलिमेंट जो हो वो एक्सेसिबल हो, टेबल नेम,
प्राइमरी की, उनको यूज करके हम क्या कर पाए, डेटा को एक्सेस कर पाए, एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पाए। जो भी आपका एट्रीब्यूट है, जो आपकी कॉलम है, जो भी आपका पूरा इंटायरली डेटा है, हम उसको एक्सेस कर पाए। बेसिकली कोई भी ऐसा डेटा ना हो जिसको कोई भी ऐसा डेटा ना हो जिसको हम एक्सेस नहीं कर पाए। तो हम सबको सारा डेटा क्या कर पाए, टेबल नेम और यूजिंग प्राइमरी की हम क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। तो ये है गारंटीड एक्सेस रूल। फोर्थ वन इज द सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। तो null values in a database must only correspond to missing, unknown or not applicable values. तो null values का systematic treatment होना चाहिए। Next one is the active online catalog. The structure of the database must be stored in an online catalog which can be queried by authorized user. तो basically जो आपका structure है database का वो ऑनलाइन कैटलॉग में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपका यूजर द्वारा उसको बाय यूजर वो ऑथराइज हो पाए। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। सो अ डेटाबेस शुड बी एक्सेसिबल बाय लैंग्वेज सपोर्टेड बाय डेफिनेशन, मैनिपुलेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑपरेशन। तो बेसिकली हम जितने भी कमांड्स की बात कर रहे थे उनके थ्रू हम क्या कर पाए, डेटा को एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट है आपका 7th व्यू अपडेटिंग रूल। सो डिफरेंट व्यूज क्रिएटेड फॉर वेरियस पर्पसेस शुड बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड बाय द सिस्टम। तो जितने भी हम व्यूज क्रिएट करें, ठीक है, वो क्या हो, वो टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो। ठीक है। नेक्स्ट है हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रूल। सो रिलेशनल मॉडल शुड सपोर्ट इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारे ऑपरेशन क्या करें, सपोर्ट करें। यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ये भी सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है कि आपका कोई भी मॉडिफिकेशन हो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, आपका टेबल में कोई भी शुड नॉट एनफोर्स मॉडिफिकेशन एट एप्लीकेशन लेवल। आपके कोई भी लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में अगर चेंज हो रहा है तो आपका क्या हो, एप्लीकेशन लेवल पे कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, मर्जिंग ऑफ टू टेबल्स इनटू वन शुड नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन एक्सेसिंग इट in which is difficult to achieve। तो basically logical data independence, so हम already discuss कर चुके हैं what is the logical data independence and what is the physical data independence। तो basically 9th है आपका physical data independence होना चाहिए, next is the logical data independence होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मॉडिफाइड एट डेटाबेस लेवल शुड नॉट एनफोर्स मॉडिफिकेशन एट एप्लीकेशन लेवल। जो भी हम इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट मॉडिफाई कर रहे हैं डेटाबेस लेवल पे, वो आपका एप्लीकेशन लेवल पे मॉडिफिकेशन एनफोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब डेटाबेस लेवल पे जो चेंजेस हैं वो वहीं पे रहे, ना कि एप्लीकेशन लेवल पे आपको अफेक्ट करे। 12th है आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ओवर वेरियस लोकेशन शुड नॉट बी विजिबल टू एंड यूजर। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेरियस लोकेशन पे, वो एंड यूजर को नहीं दिखाई देने चाहिए। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। 13th है नॉन सबवर्जन रूल। तो लो लेवल एक्सेस to data should not be able to bypass integrity rule to change data। जो भी हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो क्या हो, इंटीग्रिटी रूल को चेंज नहीं करे। तो इन्होंने EF कोड ने कुछ 13 रूल्स दिए थे जिनके बेस पे क्या होता है, RDBMS वर्क करता है, या हम जब RDBMS को डेवलप करते हैं तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये था आपका RDBMS। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क। आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको आंसर करूँगी। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।